स्टार्ट कर रहे हैं ना, जिसका नाम क्या है, विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व, है ना। विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ना। इससे सवाल आता ही है, इससे सारा टॉपिक कवर करेंगे, है ना। सबसे पहले देखो चैप्टर का इसी में देखो क्या लिखा है, विश्व जनसंख्या। पहले समझो जनसंख्या होता क्या है ना। यहाँ लिखी है जनसंख्या, यानी किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। यानी एक पार्टिकुलर जगह है, यहाँ देखो कौन सी बजा दिया है तो देखो, इस मान लो एक एरिया है ना, मान लो एक वासी है, क्या है। अब इस वासी में जितना लोग रह रहा है ना, तो उन लोगों की संख्या को ही क्या कहते हैं हम, जनसंख्या। क्या कहते हैं, जनसंख्या। यानी किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या। बात समझ में आया? तो दूसरा वर्ड क्या है इसमें, वितरण। क्या लिखा है, वितरण। यानी जनसंख्या वितरण कहते हैं किसको है, तो धरातल पर लोगों के फैलाव को क्या कहते हैं हम, जनसंख्या वितरण। अच्छा बताओ, पूरा पृथ्वी पर क्या एक साथ सब जगह सेम लोग पाया जाता है क्या, जैसे ग्वालियर में कम होगा, टकला में ज्यादा होगा, इस तरह से पूर्णिया में कम होगा, इसलिए कटिहार में ज्यादा होगा। इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जनसंख्या होता है। तो अलग अलग जनसंख्या का, है ना, अलग अलग जनसंख्या का फैलाव भी क्या कहलाता है, वितरण। क्या कहलाता है, वितरण। यानी जनसंख्या का हर जगह जनसंख्या सेम नहीं है क्या, कहीं पर कुछ लोग ज्यादा है, कहीं पर कम है ना, अलग अलग स्थिति के अनुसार। तो यानी लोगों की संख्या का वितरण यानी फैलाव भी क्या कहलाता है हमारा, जनसंख्या वितरण। दोनों वर्ड समझ में आया, दोनों इसमें ना चैप्टर का हेडिंग में ही था, जनसंख्या और जनसंख्या वितरण दोनों समझ में आया। यानी किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहेंगे, जनसंख्या। और धरातल यानी धरती पर लोगों के फैलाव को क्या कहेंगे हम, जनसंख्या वितरण। लोगों के फैलाव यानी समझ में आ गया, जहां जहां लोग रह रहा है ना, किस मात्रा में लोग बटा हुआ है, कुछ यहाँ रह रहा है, कुछ यहाँ रह रहा है, कुछ यहाँ, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वितरण। वितरण मतलब था बांटना, है ना। अब तीसरा देखो वर्ड क्या आ रहा है इसमें, घनत्व आ रहा है। क्या आ रहा है, घनत्व। देखिए जनसंख्या घनत्व पूछेगा, जनसंख्या घनत्व कहते किसको है, तो क्या बताना है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब समझो, इसका मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर में, कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर एरिया में जितना भी लोग रह रहा है ना, जैसे 20, 50, 100 जो भी रह रहा है, 1 किलोमीटर एरिया में जितना लोग रह रहा है, तो उन लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। ये सब वर्ड याद रखना है, पूरा ज्योग्राफी में काम आएगा, है ना। जनसंख्या घनत्व किसको कहेंगे, 1 किलोमीटर एरिया में जितना भी लोगों की संख्या होगा उनको हम क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व। जैसे मान लेते हैं एक जगह 1 किलोमीटर के एरिया में 50 लोग रह रहा है, दूसरा ले लेते हैं, फिर दूसरा जगह 1 किलोमीटर एरिया में 20 लोग रह रहा है। बताओ किसका जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, 50 वाला का ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है, क्या बता रहे हैं, 1 किलोमीटर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। वही लिखे हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल में, प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब देखो अगला क्या है, वृद्धि। क्या लिखे हैं, वृद्धि। तो लिखे हैं जनसंख्या वृद्धि कहते हैं किसको है, लिखना है, दो समय अंतराल के मध्य, है ना, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि। मतलब अब देखो क्या है, जैसे मान लो अपना पूर्णिया ही ले लेते हैं, क्या लेते हैं, पूर्णिया। अब मान लो पूर्णिया है, पूर्णिया में जनसंख्या मान लो कितना 10 लाख है। कितना लाख है, 10 लाख है। ये कब ये 10 लाख है, 2024 में है, 2020 में मान लो, ठीक है। 2020 में पूर्णिया की जनसंख्या कितनी थी, 10 लाख। अब हम ले लेते हैं 2024। अब 2024 में पूर्णिया की जनसंख्या हो गई 20 लाख। कितना लाख, 20 लाख। बताओ कितना का अंतर हुआ, 10 लाख का अंतर हुआ। तो देखो दो समय अंतराल के मध्य, दो समय अंतराल के मध्य जो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि। अब कमी आया तो कमी भी हो सकता है, वृद्धि आया तो वृद्धि भी हो सकता है। बात समझ में आ गई। जनसंख्या वितरण के स्वरूप, आखिर ये जो बंटवारा हो रहा है उसका क्या स्ट्रक्चर है, आखिर कैसे कितना किस मात्रा में बंटवारा हुआ है ना। देखो सबसे पहले क्या लिखे हैं कि जनसंख्या वितरण का स्वरूप क्या है, असमान है। बताओ पृथ्वी पर जितने भी जगह हैं क्या सभी में सेम लोग हैं, जितना वासी में उतना ही पूर्णिया में होगा, उतना ही हरदा में होगा, ऐसा है क्या, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग रहा। इसका मतलब जनसंख्या वितरण क्या है, असमान है। जनसंख्या वितरण क्या है, असमान है ना। पहाड़ी इलाका में जो लोग रह रहा है वहाँ कम लोग रह रहा है, जो गांव यानी मैदानी क्षेत्र है वहां पर क्या रह रहा है, ज्यादा लोग रह रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जनसंख्या का वितरण का स्वरूप कैसा है, असमान है। क्या है, असमान। फिर अगला क्या है कि विश्व की 60% यानी 60% आबादी जो है, जनसंख्या जो है, एशिया महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के 6 देशों में निवास करती है। बताए थे महाद्वीप की संख्या कितनी है, 7 है। कितनी है, 7। इसमें सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। और इस एशिया महाद्वीप में जो है वो 48 देश आता है। कितना, 48, कितना देश, 48 देश। अब 48 देश यानी कि पूरा विश्व में 100% मान लेते हैं आदमी होगा, कितना परसेंट, 100। तो उसमें से 60% आबादी एशिया के देश में है। कितना, कौन सी आबादी, 60। यानी एशिया के 6 देश में कौन कौन देश है, भारत है, चीन है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है और रूस है। यानी इन्हीं जगहों पर पूरा विश्व की 60% आबादी इन्हीं जगहों पर रहती है।
और बाकी जो बच्चा 40% वो दूसरा महाद्वीप वगैरह में रहता है। तो बताओ सबसे ज्यादा जो है वो किस देश में है, किस एशिया में है, किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है ना। जनसंख्या के बारे में बोल रहे हैं। अब देखो आगे, इसमें कोई दिक्कत, इसमें दो चीज पढ़े, स्वरूप क्या है, अलग अलग है, सभी जगह लोगों का जो वितरण है वो क्या है, असमान है। दूसरी बात पढ़े कि 60% जनसंख्या यानी 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप के 6 देश में बसती है। कौन कौन देश है, भारत, चीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और रूस। आप देखो यहाँ पर यहाँ लिखे हैं विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप। प्रतिरूप कितने हैं, 3 प्रतिरूप हैं। कितने प्रतिरूप हैं, 3। याद रखना, ये सब वर्ड है, जब पढ़ेंगे ज्योग्राफी ये सब वर्ड आएगा, सघनन, विरल, माध्यम है ना ये सब। तो सबसे पहले क्या लिखे हैं, घनन, सघनन, सघन यानी सघन जनसंख्या इसको कहते हैं, किसको देखो लिखा है ना, 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर वाली आबादी को हम क्या कहते हैं, सघन आबादी। कौन सी आबादी, सघन आबादी। नहीं समझिए फिर से समझो, यानी कि 1 किलोमीटर में कितना, 1 किलोमीटर एरिया में यदि 200 लोग रह रहा है, कितना लोग रह रहा है, 200 लोग है ना, अप्रोक्स 200 लोग। तो ऐसी आबादी, ऐसी जगहों को हम क्या कहेंगे, सघन आबादी वाला जगह। कौन सा आबादी वाला जगह, सघन। बात समझ में आया? 1 किलोमीटर में कितना लोग रहेगा, 200 लोग रहेगा, तो उस तरह का आबादी को जगह का क्या नाम देंगे उसको, सघन। दूसरा है माध्यम, क्या लिखे हैं, माध्यम यानी कि 11 से 50 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर वाली आबादी। यानी कि 1 किलोमीटर में अगर 11 से 50 लोग रह रहा है तो यानी ऐसी आबादी वाली जगह को हम क्या कहेंगे, माध्यम आबादी वाली जगह। अब एक क्या है, विरल, क्या लिखे हैं, विरल यानी कि 1 किलोमीटर में यदि 0 से लेकर 1 आदमी रह रहा है ना, 0 से लेकर 1 आदमी रह रहा है, तो ऐसी आबादी वाली जगह को हम क्या कहेंगे, विरल आबादी है ना। एक या यानी कि 11 से कम 10 तक रह सकता है। जैसे देखो, जैसे वासी है या पूर्णिया है, तो पूर्णिया में कोई लोग कहीं चुनापुर वगैरह में अलग सुनसान जगह पे घर ले लिया है ना, तो उस जगह तो वही लोग रह रहा है, 5-6 परिवार के साथ रह रहा है। तो वहां पर क्या आबादी कैसी है, विरल आबादी है। कैसी आबादी है, विरल, क्योंकि वहां पर 1 किलोमीटर के एरिया में वही 5 लोग रह रहा है, उसके अलावा कोई है क्या, नहीं है। हम 0 से 1 या 0 से 10 कह सकते हैं ना, 0 से 10 लोग जब रह रहा है तो ऐसी आबादी को हम क्या कहेंगे, विरल आबादी, यानी वहां जनसंख्या नहीं के बराबर है। क्या है, नहीं के बराबर। अब देखो अगला वर्ड है प्रवास। क्या है अगला टॉपिक, प्रवास। प्रवास का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, उसको हम क्या कहते हैं, प्रवास। कोई दिक्कत, देखो इसमें क्या है, यानी एक जगह यानी ऐसे लिख दिया है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण को क्या कहते हैं हम, प्रवास। पूछेगा प्रवास कहते किसको है, क्या बताना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना को क्या कहेंगे हम, प्रवास। जैसे हम लोग बिहार में रह रहे हैं, अब मेरा मन हो गया यूपी जाने का, कहाँ जाने का, यूपी। जब हम बिहार को छोड़कर यूपी जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं, बिहार से जा रहे हैं कहां पर, यूपी, यानी यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ है ना, योगी आदित्यनाथ। समझ में आया? देखो अब ये देखो प्रवास समझ में आ गया, किसको कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने को क्या कहेंगे हम, प्रवास कहेंगे। अब प्रवास जो होता है 2 तरह से होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला है इसको क्या बोलते हैं, अप्रवास, क्या बोलेंगे, अप्रवास। और दूसरा है उत्प्रवास। अब देखो दोनों क्या होता है, जैसे हम अभी तुरंत बताएं, जैसे हम बिहार में रह रहे हैं, अब मेरा इच्छा है कहाँ जाने का, यूपी, तो यूपी चले गए है ना। बहुत सारे बेरोजगार लोग बिहार से यूपी जाते हैं, यूपी से बिहार आते हैं, तो ऐसे चलते रहता है। तो अगर मान लो हम बिहार में पहले से रह रहे हैं, कहाँ से रह रहे हैं, बिहार में, और हम जा रहे हैं यूपी, कहाँ जा रहे हैं, यूपी। तो यूपी जब जाएंगे तो जो स्थान है ना, जिस नए स्थान पर हम जाएंगे उस स्थान को हम क्या कहेंगे, अप्रवास। क्या कहेंगे, अप्रवास। यहाँ से घर जाएंगे, नया स्थान पे जाएंगे तो क्या हो गया, अप्रवास। अब देखो उत्प्रवास उसको कहते हैं जो छोड़े गए स्थान को क्या कहेंगे हम, उत्प्रवास। जैसे मान लो हम बिहार को छोड़ के जा रहे हैं, तो बिहार जो जगह है वो क्या हो गया हमारे लिए, उत्प्रवास। बात समझ में आ गई? अब मान लो ग्वासी से पूर्णिया जाना है ना। अब बताओ पूर्णिया कौन सा जगह होगा, दोनों में से अप्रवास, नया जगह गए। अब कहाँ से गए, ग्वासी से, तो ग्वासी क्या हो गया हमारा, उत्प्रवास। बात समझ में आ गई? अब देखो अगला जो है क्या लिखे हैं, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। आखिर लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, और दूसरी जगह से यहाँ आता है, तो आखिर उसका कारण क्या है ना, हस्तांतरण का कारण। इसके 2 कारक हैं। कितने कारक हैं, 2। एक है प्रतिकर्ष कारक, प्रतिकर्ष कारक यानी कि छोड़ने का कारण क्या है, छोड़ने का कारण। आखिर लोग एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, उसका क्या कारण हो सकता है, क्यों छोड़ के जाता है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रतिकर्ष कारक। जब एक व्यक्ति एक जगह से दूसरे स्थान जाता है तो जिन कारणों से उस जगह को छोड़ता है उन्हीं को क्या कहते हैं, प्रतिकर्ष कारक। सबसे पहला क्या है, बेरोजगारी। अगर मान लो रोजगार नहीं मिलेगा है ना, मान लो पूर्णिया में रोजगार नहीं मिलेगा, तो हमको निश्चित है कि लोग क्या करेगा, दूसरा जगह जाएगा ना।
तो बेरोजगारी का पहला कारण है, बेरोजगारी मुख्य कारण है। दूसरा है रहन सहन में निम्न दशा, यानी यहाँ खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता है, पूरा मतलब दयनीय स्थिति है। तो ऐसी सिचुएशन में लोग क्या करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। फिर तीसरा राजनीतिक उपद्रव, मतलब लोग जो है ना, राजनीतिक उपद्रव का मतलब होता है कि धर्म को लेकर लड़ाई झगड़ा करना, राजनीतिक को लेकर लड़ाई झगड़ा करते रहता है ना, बीजेपी कांग्रेस, है ना, आदमी क्या करता है, लड़ते रहता है। तो शांति नहीं है, तो इस स्थिति में भी एक जगह से दूसरी जगह लोग जाता है। तीसरा है प्रतिकूल जलवायु, यानी कि यहाँ पर प्रतिकूल जलवायु नहीं है, जब मन तब बारिश हो जाता है ना, जब मन तब इतना गर्मी कर देता है कि लोग का जीना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। फिर तीसरा है प्राकृतिक आपदा, मान लो कोई ऐसा जगह है जहाँ पर बार बार भूकंप आता है, तो वहां कोई रहना चाहेगा क्या, या बाढ़ आता है या आंधी तूफान आते रहता है, तो वहां कोई नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम उसको क्या कहेंगे, प्रतिकर्ष के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह चले गया। फिर अगला कारण क्या है, महामारी। कौन सा कारण, महामारी, यानी कोई ऐसा जगह है जहां पर महामारी फैल गया, इसकी वजह से भी तो लोग जा सकता है। ये मरेगा, मरेगा क्या, नहीं मरेगा। तो सीधी सी बात है, इन सभी कारणों से क्या करता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह छोड़कर जाता है। समझ में आया। पूरा पृथ्वी पर जितना भी जनसंख्या है, क्या सब एक समान है, क्या एक समान है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। कहीं पर ज्यादा लोग है, कहीं पर कम लोग है ना। जैसे देखो शांतिनगर, शांतिनगर में क्या लोग है, कम में लोग होगा, 20 से 30 लोग होगा, है ना। लेकिन अभी ग्वासी चौक है, यहाँ पर बहुत सारा घर है ना, जनसंख्या कहाँ पर ज्यादा होगा, वहां या यहाँ। अच्छा बताओ ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है, कहीं पर ज्यादा जनसंख्या कहीं पर कम, कारण क्या है बताओ, सोचो, थिंक करो। देखो सबसे बड़ा कारण क्या है, सुविधा। क्या है, सुविधा। अब बताओ वहां अगर मान लो कोई बीमार हो जाएगा, तो वहां डॉक्टर है क्या, दुकान है, नहीं है। सब चीज करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा। इसका मतलब जहाँ सुविधा ज्यादा होगा, लोग क्या करेगा, वहीं आके बसेगा ज्यादा। तो इसीलिए जनसंख्या वहां पर अधिक होता है, जहाँ सुविधा ज्यादा वहां आदमी आके बसेगा। देखो इसमें बताए थे कि प्रवास के बारे में बताए थे, किसके बारे में बताए थे, प्रवास। कहते किसको है प्रवास, अंशु। हाँ, यानी कि किसी कारण बस एक जगह से दूसरे जगह छोड़ के जब कोई व्यक्ति जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं, है ना। तब ना बोलते हैं परदेसी, इसको क्या है ना। देखो इसको क्या बोलते हैं, प्रवास। यानी जब एक व्यक्ति दूसरी जगह जाता है, एक जगह से छोड़ के, तो हम दूसरी जगह जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्थानांतरण को प्रवास। अब ये प्रवास दो तरह से होते थे। पहला क्या था, अप्रवास, दूसरा उत्प्रवास। अप्रवास जहां से वो आदमी जगह छोड़ के गया था, अपकर्ष। तो अपकर्ष प्रतिकर्ष वाला बता दिए थे। अब दूसरा क्या है, अपकर्ष। तो काम एक जगह से एक दूसरी जगह जाता है, जो उसका बहुत सारा कारण है। पहला कारण क्या है, काम के बेहतर अवसर। मान लो एक कोई व्यक्ति यहाँ रह रहा है, दूसरा व्यक्ति यहाँ रह रहा है, यहाँ पर काम मिल रहा है, तो व्यक्ति कहाँ जाना पसंद करेगा ज्यादा, जहाँ काम मिल रहा है। सीधी सी बात है, काम के बेहतर अवसर को देख के क्या करेगा, एक व्यक्ति दूसरी जगह जाएगा। दूसरा क्या कारण हो सकता है, रहन सहन की अच्छी दशा है, तो वहां जाएगा। जैसे मान लो तुम जहाँ रह रही है, वहां पानी की व्यवस्था नहीं है, तो वहां रहना चाहेगी, तुम नहीं रहेगी। तो जहां पर पानी की अच्छा व्यवस्था होगा, तो वहां जाएगी। सीधी सी बात है, जहाँ रहन सहन की अच्छी दशा हो, वहीं हम लोग जाते हैं। तीसरा कारण क्या हो सकता है, शांति और अस्थायित्व। जहां पर ऐसा वातावरण, जहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं हो, है ना, शांति हो एकदम, है ना, अपना बैठ के चाय पिए, है ना, गाना गाए, डांस करे अपने मन से। तो इसलिए वो जगह हमको ज्यादा पसंद करे आएगा, तो वो जगह हम क्या करेंगे, ज्यादा पसंद करेंगे। तीसरा कारण क्या हो सकता है, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा। मान लो यहाँ पर चोर डकैत ज्यादा है ना, कोई रहेगा वहां पर, नहीं रहेगा। अब मान लो कोई दूसरा जगह जहाँ पर बहुत ज्यादा सुरक्षा है, शांति है, वहां पर कोई खतरा नहीं है, तो बताओ वहां तो सब जाएगा चाहना रहना, इसीलिए वो जगह दूसरी जगह जाएगा। अब देखो अगला कारण, अगला कारण क्या है, अनुकूल जलवायु। अनुकूल जलवायु का मतलब होता है कि समय पर सब चीज होना। जैसे समय पर बारिश हुआ, बारिश खत्म हुआ, गर्मी हुआ, इस तरह से जब वातावरण रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनुकूल वायु। कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा जगह जहाँ पर हमेशा बारिश होते रहता है, जब मन तब, तो बताओ उस जगह पे रहेगा, नहीं रहेगा। एक बात है, बारिश होते रहेगा, कीचड़ सब एक साथ, तो यहाँ रहेगा, धीरे छोड़ के क्या करेगा, पूर्णिया से जाएगा, कहीं और चले जाएगा। तो उसको हम कहते हैं अनुकूल जलवायु। जहाँ पर अनुकूल जलवायु होगा, एकदम परफेक्ट, यानी ना ज्यादा गर्मी ना ठंडी, वहां रहना लोग पसंद करेगा। तो अभी ये हम क्या सीखें कि एक व्यक्ति दूसरे जगह जाता है, क्या देख के जाता है। तो ये सब कारणों की वजह से क्या करता है, एक व्यक्ति दूसरी जगह जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपकर्ष कारक। बात समझ में आया। आप देखो अगला जो है वो क्या है पॉइंट, जनसंख्या वितरण या जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। आखिर क्या क्या कारक है कि कहीं पर जनसंख्या ज्यादा है, कहीं पर क्या है, कम है, क्या कारण हो सकता है। पहला भौतिक कारक है, क्या है, भौतिक। अच्छा ये जो लिखाए थे प्रवास के लिखाए थे, किसके लिखाए थे, प्रवास का क्या कारण हो सकता था, दो लिखाए थे, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। प्रतिकर्ष का बता दिए थे, अभी क्या बता रहे थे, अपकर्ष। अभी जो है वो क्या है कि पृथ्वी पर हर जनसंख्या अलग अलग है, तो ये जो जनसंख्या घनत्व या वितरण है, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करता है। पहला कारक क्या है, भौतिक कारक। तो इस भौतिक कारक में देखो तीन चीज पॉइंट लिखे हैं, जैसे उच्चावास है, क्या है, उच्चावत। ये क्या होता है कि ज्यादातर लोग मैदानी इलाके में रहना पसंद करता है। कोई व्यक्ति चाहेगा कि पहाड़ पे जाके रहेंगे, रहेगा, या नदी में जाके रहेंगे, ऐसा है नहीं है। यानी वह जगह लोग ज्यादा पसंद करता है जो क्या हो, समतल हो, जो क्या हो, समतल हो, मैदानी क्षेत्र में लोग ज्यादा रहना पसंद करता है। पहला कारण तो ये हो गया भौतिक कारण, है ना। दूसरा है जलवायु, यानी कि सम जलवायु में रहना पसंद करता है, यानी ऐसा जलवायु जहां पर ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा क्या हो, ठंड हो, तो उस जगह को हम क्या कहेंगे, सम जलवायु। तीसरा कारण क्या है, मृदा। क्या है, मृदा, यानी कि ऐसा जगह जहां पर कृषि ज्यादा हो, है ना, कृषि करने में आसानी हो, तो वहां लोग क्या करेगा, ज्यादा जाएगा।
उसके बाद जल की उपलब्धता, जहां जल की व्यवस्था अच्छी हो तो लोग क्या करेगा, वहीं जाएगा। समझ में आया? इसमें कोई डाउट? भौतिक कारक में अब अगला है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। पहला कारक क्या हो सकता है, धार्मिक कारक। मान लो अभी देखो एक कौन सा मंदिर बना है वहां, अयोध्या, कौन सा है, राम मंदिर। अब वहां राम मंदिर जो बना है, राम मंदिर, अब उस मंदिर के आसपास बहुत सारे लोग का इच्छा होगा कि वहीं जाके रहें, है ना? तुम लोग का भी इच्छा है क्या? हाँ? नहीं जाने का ना घूमने का है। अब मतलब बहुत सारे लोग क्या करेगा, धार्मिक, जैसे मान लो किसी का इच्छा होता है ना धार्मिक स्थान, मतलब कहीं भी सत्संग वगैरह हो, जहाँ पहुंच गया है ना, 4 को बच्चा लिया लेके चले गया, अब सुन रहा है, झाल बजा रहा है, तो किसी किसी को श्रद्धा ज्यादा होता है, इसलिए वो उसकी वजह से वो क्या करेगा, धार्मिक स्थल पर रहना ज्यादा पसंद करेगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, आदमी सब ज्यादा बढ़ने लगेगा। तो वही लिखे हैं, धार्मिक कारक की वजह से कुछ लोग जाता है। दूसरा, शांति और सुरक्षा की वजह से जाता है। तीसरा, राजनीतिक स्थिरता से, यानी कि लड़ाई, धर्म को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, तो ऐसे जगह पर रहना सब पसंद करेगा। बात समझ में आया? अभी क्या पढ़ रहे हैं बताओ तो? हम ये पढ़ रहे हैं पूरा पृथ्वी पर हर जगह जनसंख्या अलग अलग है, आखिर उसका कारण क्या है? पहला कारण भौतिक कारक है ना, यानी कि जहां समतल अच्छा जमीन होगा वहां लोग ज्यादा रहेगा, जहां कम होगा पहाड़ पे कम होगा, है ना, जहां समतल मैदान होगा वहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखो तीसरा कारक क्या है, आर्थिक कारक। क्या है? आर्थिक कारक, यानी कि आर्थिक से समझ में आ रहा होगा, पैसा से रिलेटेड। कौन सा काम? पैसा से रिलेटेड। देखो लिखा है, पहला पॉइंट क्या लिखा है, नगरीकरण, यानी कि लोग क्या करेगा, शहर में रहना लोग ज्यादा पसंद करता है। कहाँ पर? शहर में क्यों रहता है? क्योंकि वहां पर रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा और परिवहन की अच्छी व्यवस्था होती है, इसलिए लोग कहाँ रहना पसंद करता है, शहर में। ठीक है ना, नागरीकरण। दूसरा क्या है, औद्योगिक। औद्योगिक मतलब होता है फैक्ट्री। क्या होता है? फैक्ट्री। जहां पर फैक्ट्री वगैरह ज्यादा होगा तो वहां रोजगार मिलेगा, लोग चाहेगा कि हम वहीं जाके रहते हैं ना, जाएंगे काम करेंगे फिर घर आएंगे, जाएंगे काम करेंगे पैसा छापेंगे, है ना। तीसरा कारण क्या है, खनिज। कहीं कहीं जगह होता है जैसे खुदाई हुआ कोयला मिल गया, कोयला का खान है वहां पर, या कोई खदान है वहां पर, हीरा तीरा मिल रहा है, तो लोग क्या करेगा, वहां रहना पसंद करेगा, कि वहां जाएंगे तो काम मिलेगा, है ना, तो पैसा पैसा मिलेगा। ये 2-3 कारण है आर्थिक कारक। कोई दिक्कत? क्वेश्चन पूछेगा, जनसंख्या वितरण और जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। तो क्या करना है, ऐसे भौतिक कारक देना, उसमें 1 नंबर डाल के इसका अपने मन से नहीं लिख पाएंगे, उच्च आवाज में। जलवायु में लिख देना अपने मन से, है ना। उसके बाद मृदा में लिख देना, कृषि जहां ज्यादा होगा वहां लोग अक्सर रहना पसंद करेगा, है ना, इस तरह से। अब देखो इस टॉपिक चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। क्या है टॉपिक का नाम? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, यानी कि इसका प्रतिपादन किसने किया था? थॉम्पस। क्या लिखा है? थॉम्पसन। थॉम्पसन एवं नॉटेस्टीन ने, 2 व्यक्ति था जिन्होंने ये सिद्धांत दिया। कौन कौन व्यक्ति था? थॉम्पसन और नॉटेस्टीन, ये 2 व्यक्ति ने इस सिद्धांत को क्या क्या दिया। अब देखो अगला, इसका उपयोग क्या है, इस सिद्धांत का आखिर दिया क्या है ना। तो पहला क्या है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन और भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि मान लो कोई ऐसा एरिया, जैसे मान लो पूर्णिया ले लेते हैं, अब पूर्णिया के एक विशेष एरिया है, उस एरिया की जनसंख्या का हम क्या करेंगे, गिनती करेंगे, काउंट करेंगे आखिर उस वहां का जनसंख्या कितना है। तो इस एरिया का जनसंख्या वर्णन किसके साथ हम कर पाएंगे? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के द्वारा। और आगे भविष्य में पूर्णिया की जनसंख्या क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी, तो उसकी भी जनगणना किसके द्वारा हम कर पाएंगे? सिद्धांत। समझ में? इस सिद्धांत में क्या आता है, जैसे इस स्ट्रक्चर को समझ, जैसे ग्रामीण है, पहले लोग गांव में रहता था, क्या रहता था? गांव में। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, अब वो गांव किस में बदल गया? शहर में बदल गया। किस में बदल गया? शहर में, है ना। अब दूसरा, पहले लोग खेती करता था, क्या करता था? खेती। लेकिन अब क्या करने लगा? उद्योग, बिजनेस, फैक्ट्री। क्या करने लगा? फैक्ट्री में काम। उसके पहले लोग अशिक्षित था, जिसके अब वो क्या हो गया? शिक्षित हो गया। बात समझ में आया? पहले क्या थे अब क्या हो गए? पहले क्या थे? ग्रामीण थे, अब क्या हो गए? नगरीय। पहले धोती पहनता था, सलवार सूट पहनता था, अब जींस टॉप पहनता है, नगरीय। दूसरा, खेतीहारी, पहले लोग खेती करता था, है ना, माँ बाप का खेत में क्या करता, खेती में मदद करता था। लेकिन आज कोई खेती नहीं करता है, सभी टायर लगा के क्या करता है, ऑफिस जाता है, एसी में बैठता है ना। दूसरा, अशिक्षित था पहले लोग, है ना, अब क्या हो गया? शिक्षित हो गया, समझना। अब देखो पहले क्या था कि पहले जैसे अनपढ़ था, खेती अशिक्षित था लोग, तो उस टाइम में क्या था, जनसंख्या, जन्म दर जो था वो क्या था? अधिक था। क्या था? जन्म दर अधिक था। यानी पहले ग्रामीण था, खेतीहार था और अशिक्षित था जब व्यक्ति, तब उस टाइम जो उच्च जन्म दर थी, यानी जन्म, बच्चे की जो जन्म देने की वो जो था ना, वो क्या था? ज्यादा था। क्या था? यानी 1 साल में बहुत सारा बच्चा हो जाता, मतलब एक एरिया का। ऐसे ही उच्च मृत्यु दर था। क्या कि देखो इलाज वगैरह तो होता नहीं था, थोड़ा सा बीमार था, दर्द हुआ मर गया, जब कुछ भी हुआ किडनी खराब हुआ मर गया, क्योंकि उस टाइम बीमारी का इलाज था क्या? नहीं था। इसलिए जन्म का जो दर था वो भी स्पीड में बढ़ रहा था, और मरने का भी रोज मरता था, रोज जन्म लेता था। ठीक है, तो इस तरह से होता था। लेकिन जब वो नगरीय हो गया, औद्योगिक हो गया, शिक्षित हो गया, तो अब क्या हो गया? ये में जन्म दर हो गया, यानी कि अब कम बच्चे का जन्म होता है ना, बहुत तरह का उपाय करने लगा, लोग समझने लगा कि ज्यादा ठीक है। उसके बाद निम्न मृत्यु दर। अब जैसे किसी
खतरनाक बीमारी हो जाए किसी को, तो डॉक्टर क्या करता है, उसको बचा लेता है, क्योंकि शिक्षा जब हुआ तब नॉलेज हो गया कैसे बचाना है। तो अब आदमी मरेगा जल्दी? मरेगा नहीं मरेगा। यानी जो गरीब वगैरह होगा, जिसको इलाज कराने के लिए पैसा पैसा नहीं है, वही मरता है जल्दी। अमीर लोग जल्दी नहीं मरता है। ठीक है, पैसा से जिंदगी नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, है कि ना। किडनी खराब हो गया, पैसा दूसरा किडनी लगवा लो, है ना। उम्मीद है ये समझ में आया होगा क्या है ये। अशिक्षा था तो ये सब होता था, जब पढ़ा लिखा हो गया तो ये सब होने लगा, कंट्रोल में, बैलेंस में हो गया। क्या हो गया, सब चीज बैलेंस हो गया। अब देखो, ये जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है, इसकी 3 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्था है? 3। पहली अवस्था के बारे में देखो, अभी समझाते हैं, है ना। प्रथम अवस्था, इसमें क्या था कि उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर थी। यानी क्या, ऐसे समझो, बच्चे का जन्म लेने की क्षमता भी ज्यादा थी और मरने का जो संख्या था वो भी क्या था, ज्यादा था। जन्म का संख्या भी ज्यादा और मरने की संख्या भी ज्यादा, इसलिए दोनों इक्वल थी। क्या, जनसंख्या वृद्धि दर और मृत्यु दर क्या थी, बराबर थी। क्या थी, बराबर, एकदम बैलेंस में था। मर रहा है उतना ही, क्या हो रहा है, जन्म ले रहा था, बैलेंस में। अधिकांश लोग क्या करते थे, खेती में लगे रहते थे। कौन सा कार्य करता था, अधिकांश लोग खेती करता था। और बड़े परिवार को संपत्ति क्या लिखा है, बड़ी संपत्ति माना जाता था। यानी कि जिस परिवार में ज्यादा लोग रहता था तो उसको सबसे ज्यादा इज्जत मिलता था उस टाइम। ठीक है, प्रथम अवस्था के अंतर्गत जिस परिवार में जनसंख्या ज्यादा थी उसको क्या माना जाता था, धनी माना जाता था। सब लोग उसका क्या कहता था, सम्मान, और उससे लोग क्या करता था, डरता था, है ना। उसके बाद अधिकांश लोग क्या करते थे, अशिक्षित थे। उस टाइम क्या था, अधिकांश लोग अशिक्षित था। मत्स्य पालन, बकरी पालन है, मछली पालन, ये सब पे ज्यादा ध्यान देता था। ठीक है, अब बताओ इसमें कहाँ समझ में नहीं आया। चलिए, हम जनसंख्या जनांकीय संक्रमण सिद्धांत पर रहे थे। ठीक है, तो उसमें पहली अवस्था पर हाथ दे थे। 3 अवस्थाएं होती है, उन तीनों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहली अवस्था पढ़ चुके थे, अभी दूसरी अवस्था। तो दूसरी अवस्था क्या है कि इस अवस्था में जन्म दर उच्च हो जाती है और किंतु समय के साथ घटने लगती है। यानी कि द्वितीय अवस्था में क्या होगा कि जन्म लेने के बच्चों की संख्या है वो बढ़ेगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, फिर दूसरी है कि इस अवस्था में मृत्यु दर घट जाती है। यानी कि मृत्यु जो ज्यादा स्पीड में बढ़ रहा था वो क्या होती है, घट जाती है, यानी कि बहुत कम मृत्यु होगा, है ना। इसके बाद जन्म दर तथा मृत्यु दर में अंतर के कारण जनसंख्या तेजी से वृद्धि होगी। अच्छा, एक बात बताइए, अगर जन्म ज्यादा हो, है ना, जन्म ज्यादा हो लेकिन मृत्यु अगर नहीं हो, कम के बराबर हो, तो उससे सीधी सी मतलब है, अगर मृत्यु नहीं होगा लोगों का तो जनसंख्या बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पर वही हुआ, है ना। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, बाद में फिर घटने लगती है, बाद में घट जाती है। जैसे कि पेरू, श्रीलंका, केन्या, ये जितने भी देश हैं ये सभी इस अवस्था से क्या कर रहे हैं, गुजर रहे हैं। ठीक है, तो ये था दूसरी अवस्था जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की। इसमें हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि इसमें जन्म दर उच्च हो जाती है, बाद में घट जाती है। फिर इस अवस्था में मृत्यु दर घट जाती है, जिसकी वजह से, है ना, जन्म ज्यादा होगा, मृत्यु कम होगा, तो जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे श्रीलंका, पेरू, कन्या, ये सब जितने भी देश हैं ये इस अवस्था से गुजर रहे हैं। उम्मीद है बात समझ में आया। अब ये बाद में घट की जाता है क्योंकि लोग शिक्षित हो जाते हैं ना, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से लोग जो है ये जो बैलेंस है वो धीरे धीरे आ जाता है कंट्रोल में। फिर आगे फिर क्या है, फिर तीसरी अवस्था, इस अवस्था में जन्म दर में तेजी से कमी आ जाती है। यानी पहले जो जन्म लेने की जो क्षमता थी वो ज्यादा बढ़ रही थी, वो कमी आ गई, है ना। साथ ही मृत्यु दर में भी धीरे धीरे घटने लगी। यानी कि पहले जो मृत्यु दर ज्यादा हो रहा था, है ना, या कम हो रहा था, तो वो भी धीरे धीरे बैलेंस में आने लगी। यानी सीधे समझिए, तीसरी अवस्था ये कहता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बैलेंस हो गया, दोनों क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तेजी से जन्म दर बढ़ रहा था वो कम हो गया, मृत्यु दर धीरे धीरे क्या हो गई, घटने लगी, ज्यादा हो रहा था तो वो भी घटने लगा, है ना, इस तरह से। फिर इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर हो जाती है, यानी कि जितना, है ना, दोनों बैलेंस में आ जाता है। तो स्थिर होने का मतलब यहाँ हो गया कि बैलेंस होना, है ना, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होना, बैलेंस होना। उसके बाद जनसंख्या नगरीय तथा शिक्षित हो जाती है और तकनीकी ज्ञान बढ़ जाता है। यानी किसी से समझिए, ये ऐसा इसलिए हुआ, है ना, जन्म दर मृत्यु दर दोनों बैलेंस इसलिए हुआ क्योंकि लोग जो है ना नगरीय होने लगे, है ना, तीसरी अवस्था में, और शिक्षित होने लगे और तकनीकी ज्ञान बढ़ गया, जिसकी वजह से लोग जो है ना बहुत कम मरने लगा, है ना, और लोग समझने लगा कि जनसंख्या ज्यादा नहीं बढ़ाना है ना, कंट्रोल में सारा चीज बैलेंस रखना है, क्योंकि उसके लिए क्या हो, अच्छा हो, जो उसके लिए अच्छा हो। जनसंख्या नियंत्रण को लोग समझने लगे, जिसकी वजह से जनसंख्या का जो जन्म दर था वो बढ़ रहा था तो वो घट गया। जैसे कि अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, ये सब देश जो है इस अवस्था से गुजर रहे हैं। ठीक है, ये सब देश में जनसंख्या कंट्रोल में है ना, जनसंख्या और जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कंट्रोल में रहेगा तो ही किसी देश का विकास हो सकता है। समझ में आया? तो ये था तीसरी अवस्था। अब देखिए अगली जो अवस्था है वो है, अगला जो टॉपिक है वो क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर के प्रकार। तो जनसंख्या वृद्धि दर 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक वृद्धि दर और दूसरा ऋणात्मक वृद्धि दर। धनात्मक वृद्धि दर क्या होता है कि किन्हीं 2 समय अंतराल के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाती है। यानी कि अगर हम 2 समय का कंपेयर करें तो यदि जन्म दर क्या हो जाए, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाए, मृत्यु दर से अधिक हो जाए, यानी जन्म दर ज्यादा होगा और मृत्यु दर कम हो जाएगा, तो सीधी सी बात है, अगर जन्म ज्यादा होगा मृत्यु कम होगा तो जनसंख्या बढ़ेगी, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे धनात्मक वृद्धि दर। अब ऋणात्मक वृद्धि दर में क्या होगा कि 2 समय अंतराल के बीच जन्म दर, यानी कि जन्म लेने की जो संख्या है वो मृत्यु दर से कम हो जाएगी, यानी कि मृत्यु दर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि बहुत कम जन्म लेगा लेकिन लोग मरने लगेंगे ज्यादा।
लोग जन्म लेगा कम लेकिन मरेगा ज्यादा, तो ऑटोमेटिक है वो संख्या में क्या होगी, कमी आएगी। तो कमी आएगी तो यानी ऋणात्मक वृद्धि होगी इसमें। बात समझ आया? ऋणात्मक वृद्धि दर में क्या होगा कि जन्म ज्यादा होगा, लोग है ना मरेंगे कम, तो ये क्या होगा, ऋणात्मक वृद्धि होगा। इसमें क्या होगा, जन्म कम होगा लेकिन लोग मरेंगे ज्यादा, तो उसमें ऋणात्मक वृद्धि होगा। अब अब देखिए किसी एक विशेष क्षेत्र में अगर हमको वास्तविक जनसंख्या वृद्धि दर निकालना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, जन्म दर है ना, इस एरिया में कितने लोग का जन्म हुआ, दूसरी बात कितने लोग इसमें मृत्यु हुआ है ना, कितने लोगों की इसमें इस एरिया में मृत्यु हुई, प्लस उत्प्रवास यानी कि ऐसा व्यक्ति जो इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले गया तो वो उसकी संख्या कितनी है उसको लिख देंगे, माइनस उत्प्रवास। अप्रवास यानी कि जो लोग इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह गए हैं, और उत्प्रवास जितने लोग दूसरी जगह से इस जगह रहने आए हैं तो उसको हम कहेंगे उत्प्रवास। तो अगर इस फॉर्मूले पे सेट कर दे तो हमारा वास्तविक वृद्धि दर निकल आएगा। ठीक है। अगर जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्या, क्या क्या समस्या हो सकती है, संसाधन पर अत्यधिक भार हो सकता है, यानी कि लोग एक ही चीज के पूरा हर तरह से डिपेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से संसाधन का क्या हो जाएगा, तेजी से ह्रास होने लगेगा, है ना। अब मान लीजिए पानी का ही यूज होगा तो पानी को ही पूरे, यानी कि जनसंख्या जितना होगा तो उतना पानी का ज्यादा यूज होगा, जिसकी वजह से संसाधन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। फिर जनसंख्या के भरण पोषण में कठिनाई आएगी, इतने लोगों का भोजन जो है कृषि से तो हो नहीं सकता है, हाँ? तो समस्या हो सकती है। विकास की गति में तेजी आएगी तो लोगों का विकास सही से नहीं हो पाएगा, भोजन की समस्या हो जाएगी, आवास की समस्या हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी और कृषि पर दबाव हो जाएगा। यानी कि जितने भी जनसंख्या है ना वो सारा का सारा डिपेंड हो जाएगा किस पे, कृषि पे। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है ना। इसलिए जनसंख्या कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी देश के लिए, है ना। अगर किसी भी देश का विकास चाहिए तो जनसंख्या कंट्रोल ज्यादा जरूरी है, शिक्षा पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, जनसंख्या परिवर्तन के तीन प्रमुख। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक कौन कौन से, उनका वर्णन करें, उनको लिखिए, है ना। क्वेश्चन क्या आएगा कि जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक, मतलब ये है कि जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है कभी ज्यादा कभी कम, ये किन कारणों से होता है ना। मुख्यतः तीन कारण से होता है। कितने कारणों से, तीन कारणों से। तो यानी कि जनसंख्या परिवर्तन को तीन घटक जो है बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, जिसकी वजह से जनसंख्या कभी ज्यादा कभी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे जन्म दर के बारे में। जन्म दर क्या होता है कि प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा, है ना, जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। क्या कहते हैं, जन्म दर। मतलब 1000 स्त्री द्वारा जितने भी जीवित बच्चों को जन्म दिया जाएगा तो उनकी संख्या को हम क्या कहेंगे, जन्म दर कहेंगे। क्या कहेंगे, जन्म दर। मतलब सीधी सी सिंपल बात है कि एक वर्ष में, है ना, एक वर्ष में 1000 स्त्री द्वारा, 1000 स्त्री द्वारा जन्म दिए गए बच्चों की संख्या को जन्म दर कहेंगे। और है ना, इसके उच्च या निम्न होना जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करता है। यानी कि देखो, जन्म दर यदि अधिक होगा तो जनसंख्या बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, है ना। तो ये पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है किसको, जनसंख्या परिवर्तन को, है ना। जनसंख्या परिवर्तन में अहम भूमिका भी किसका है, जन्म दर का। ठीक है। अगला जो है वो है मृत्यु दर। वो क्या है, मृत्यु दर। इसमें क्या होता है कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति, यानी कि मान लेते हैं कि कोई एक जगह है वहां पर 1000 व्यक्ति में, कितने व्यक्ति ने, 1000 व्यक्ति की संख्या में जितने व्यक्ति की मृत्यु होती है उसको हम मृत्यु दर कहते हैं। यानी 1000 पुरुष में जितना पुरुष या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, 1000 व्यक्ति में से जितने व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उन जितनी मृत्यु हुई है उनको हम कहते हैं मृत्यु दर। उसकी संख्या को हम क्या कहते हैं, मृत्यु दर। अब मृत्यु दर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि मान लेते हैं एक पर्टिकुलर एरिया है ना, एक पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया में मृत कितना है, कितने लोग मरा, मान लेते हैं 500 लोग मरा, और उस एक वर्ष के दौरान वहां पर कितनी जनसंख्या थी। तो मान लेते हैं यहाँ पर 10,000 जनसंख्या होगी। तो 10,000 जनसंख्या होगी तो अगर 5, है ना, उसको 1000 से फिर मल्टीप्लाई कर देना है, 1000 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मृत्यु दर। बात समझ में आया। मतलब सीरीज बात कहा मैंने कि जन्म दर उसको कहेंगे, यानी कि 1000 स्त्री, है ना, 1000 स्त्रियों द्वारा दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को हम क्या कहेंगे, हम जन्म दर। मृत्यु दर उसको कहेंगे जब 1000 व्यक्ति में से जितने लोग की मृत्यु हो जाएगी, है ना, तो उसको हम कहेंगे मृत्यु दर। क्या कहेंगे, मृत्यु दर। उसको निकालने की फॉर्मूला है मृतकों की संख्या बटा एक वर्ष की जनसंख्या, यानी उस एरिया की एक वर्ष की जनसंख्या कितनी थी और उसको 1000 से डिवाइड गुना कर देंगे तो आंसर हमारा क्या निकल जाएगा, मृत्यु दर। फिर देखिए मृत्यु दर भी जनसंख्या परिवर्तन में अहम भूमिका निभाता है। यानी कि ये भी डिपेंड करता है, अगर मृत्यु दर ज्यादा होगी, है ना, मृत्यु दर ज्यादा होगी तो जनसंख्या क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर ये कम हुई, मृत्यु दर कम हुई, तो सीधी सी बात है मृत्यु दर कम होने से जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। अब देखिए अगला जो है तीसरा, वो है प्रवास। प्रवास भी एक अहम मुद्दा है। इन प्रवास का मतलब होता है जब एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है या दूसरी जगह से इस जगह आता है रहने के लिए, तो ऐसे प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया को हम प्रवास कहते हैं। प्रवास बताए थे कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए प्रवास द्वारा जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है ना, जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। जैसे मान लेते पहले इतना लोग में रह रहा है, कुछ लोग आ गया तो और थोड़ा सा बढ़ गया, तो इसके आकार में परिवर्तन होता है, ठीक है। यह एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह बसना दोनों शामिल है। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह आके बस जाता है, या फिर यहाँ का व्यक्ति किसी दूसरी जगह जाके बस जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ से एक जगह से कोई व्यक्ति दूसरी जगह गया तो ऑटोमेटिक है वहां की जनसंख्या क्या होगी, कम होगी। अगर दूसरी जगह से इस जगह आया तो भी क्या होगी, जनसंख्या बढ़ेगी। तो किसी न किसी कारण से जनसंख्या को परिवर्तन कर रहा है ये तीनों कारक,
है ना। क्वेश्चन पूछेगा जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो बताना है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। इसमें और भी अपने मन से ऐड करके लिख सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीज। जन्म दर बताया मैंने, 1000 स्त्री द्वारा जितने भी जीवित बच्चों को जन्म दिया जाएगा तो उसको हम जन्म दर कहेंगे। ये जो है ना जनसंख्या परिवर्तन में अहम भूमिका निभाता है। जन्म दर यदि बढ़ेगा, जन्म दर यदि बढ़ेगा तो जनसंख्या भी बढ़ेगी, है ना। जन्म दर कम होगी तो जनसंख्या कम होगी। तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है। मृत्यु दर यानी 1000 पुरुष में जितने पुरुष की मृत्यु हो गई तो उसको हम क्या कहेंगे, मृत्यु दर कहेंगे, है ना। या अगर मृत्यु दर ज्यादा होगी तो जनसंख्या क्या होगी, कम होगी। अगर मृत्यु दर कम होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी। इसको निकालने की फॉर्मूला है प्रवास, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना या दूसरी जगह का व्यक्ति एक जगह वापस इस जगह आना, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे प्रवास। इससे भी जनसंख्या क्या होगी, परिवर्तन होगी। अब यहाँ ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो गया, है ना। अब यहाँ पर इसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लिखे हैं जो कि एग्जाम में हर बार आता है, और ये पीवाईक्यू है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव पॉइंट यानी पीवाईक्यू, यानी जितने भी क्वेश्चन है यानी पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है, और हो सकता है इस बार आ जाए, है ना। तो एक भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है। मैंने इसे ऐसा इसलिए लिखा है ताकि आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, है ना, तो आप इसको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में लिख पाए, इसलिए मैंने इस कैटेगरी में लिखा है ना, एक लाइन वन लाइनर में। इससे क्या फायदा होगा कि आप एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है ना, हमको आंसर नहीं आता है, अगर हमको ये एक्यूरेट पता रहेगा तो हम ये लाइन प्रॉपर लिख पाएंगे सब्जेक्टिव में, तो हमको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। तो ये इससे दोनों का काम करेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का काम करेगा। कौन करेगा, तो ये है ना सब्जेक्टिव। अब समझिए पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण क्या है, यानी कि भारत में जो पुरुष है ना, यानी मेल जो है वो मैक्सिमम देखा जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। इसका मेन कारण क्या है, रोजगार। मेन कारण क्या है, रोजगार, यानी काम और रोजगार के कारण। यानी भारत में जो पुरुष का प्रवास है ये इसका मुख्य कारण काम और रोजगार है ना। भारत में उसको काम ही नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग भारत के जो युवा है वो कहाँ दूसरी जगह जाके काम कर रहे हैं ना। तो ये एक प्रमुख कारण है भारत का। फिर है दक्षिण पूर्वी एशियाई सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यानी क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सघन बताए थे क्या होता है, जब एक कम जगह में बहुत सारा लोग एक जगह जब रहने लगेगा, यानी 1 किलोमीटर में बहुत ज्यादा घर, अगर एक एरिया है लेकिन जनसंख्या ज्यादा है, कम जगह में ज्यादा लोग रहना क्या कहलाता है, सघन जनसंख्या। तो सबसे ज्यादा सघन जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वो है दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। फिर अगला जो है ये दोनों हो गया, और तीसरा लिखिए सार्वत्रिक जनसंख्या वृद्धि दर अफ्रीका है, यानी कि पता है अफ्रीका एक महादेश है ना, टोटल 7 महादेश है, उसमें से जो है वो अफ्रीका में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, सबसे ज्यादा है। फिर अगला है कि 1999 में विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी। पूछेगा किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी, क्या बताना है, 1999 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी। फिर है कि अफ्रीका महादेश में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक, वही है ना। पूछेगा किस महाद्वीप में ज्यादा है, तो क्या बताना है, अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की है ना सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में, है ना। यानी कि हम यहाँ पर बात करें जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें। फिर है कि ध्रुवीय प्रदेश एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ध्रुवीय प्रदेश जो होता है, विरल जनसंख्या वो होता है कि जगह इतना है ना, लोग हट हट के जब रहना लगेगा ना इस तरह से, तो कुछ लोग यहाँ कुछ लोग वहां कुछ लोग वहां, तो ऐसी आबादी को हम विरल आबादी जनसंख्या कहते हैं। तो ध्रुवीय प्रदेश में क्या होता है, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। जापान देश में जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अंतिम अवस्था है, यानी सीधी से पूछ रहा है कि ये जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्था मैंने बताया था, तो उसका जो अंतिम अवस्था है इसमें से किस देश पे लागू हो रहा है, वो कौन सी अवस्था से देश गुजर रहा है। जापान देश जो है वो तीसरी यानी अंतिम अवस्था से गुजर रहा है। कौन, जापान, है ना। वहां जन्म दर भी सेम ठीक है और मृत्यु दर भी ठीक है, ऐसे ही अमेरिका भी है ना, बैलेंस में है, ना ज्यादा जन्म दर है ना ही मृत्यु दर ज्यादा है, दोनों बैलेंस में है ना, इसलिए बहुत ज्यादा देश क्या है, डेवलप है। जहां मृत्यु दर और जन्म दर दोनों बैलेंस रहेगा तो वहां पर क्या होगा, उस देश का विकास ज्यादा होगा, डेवलप ज्यादा होगा, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, जापान हो गया। फिर है चीन। चीन देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। पूछेगा कि विश्व में किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है, क्या बताना है, चीन। लेकिन भारत नंबर 1 पे आ गया है ना, लेकिन अगर एग्जाम में चीन रहेगा तो चीन ही ज्यादा बेटर रहेगा देना, ठीक है। फिर आगे है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। 4 ऑप्शन देगा, उसमें बताना है कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है, क्या बताना है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, है ना। कौन सा देश है वो, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। फिर है नोस्टीन ने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत दिया, अभी मैंने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत बताया था, है ना। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी विशेष एरिया में वहां के लोगों के आंकड़े को इकट्ठा कर सकते हैं ताकि आने वाले भविष्य में उस आंकड़े की मदद से उसका विकास कर पाए उस एरिया। तो ये जो संक्रमण सिद्धांत है ये किसने दिया था, नोस्टीन ने दिया था, नाम याद रखना, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था, नोस्टीन ने, मोस्ट वीवीआई है ना। फिर है कि लातविया देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है, यानी कि लातविया ही एक ऐसा देश है कि वहां की जनसंख्या है ना बढ़ना चाहिए था लेकिन वो क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा देश है जहाँ की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है, तो वह है लातविया। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, है ना। बार बार इसको रिवीजन करें, नोट्स बिल्कुल बनाएं, जितना भी क्लास है ना उसको प्रॉपर लिख के नोट्स बना के 1-2 बार रिवीजन करें, है ना। तो इससे क्या होगा कि आप काफी लंबे समय तक याद रख पाएंगे। जितने भी नोट्स है इन सारे को याद करना है ना। मिलते हैं अगले चैप्टर में।